हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित परसोमी। आई होप यू वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 18। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, विच ग्रेट फ्रीडम फाइटर वाज नोन एज देशबंधु। तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। इन्होंने 1923 में, हाँ लिखो यहाँ पर लिख देता हूँ, 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने। उसके बाद ये कोलकाता के फर्स्ट मेयर बने थे। कब से कब तक रहे? 1924 से 1925 तक। क्वेश्चन नंबर, अगर हम सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से किस राज्य के पास लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? तो देखिए, जो नागालैंड है यहाँ पर एक सीट है, सिक्किम में भी एक सीट है, मिजोरम में भी एक सीट ही है, मेघालय में आपकी 2 सीटें। तो एक से अधिक सीटें कहाँ पर हो गई? मेघालय में। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सीटें कहां पर है लोकसभा के, तो ये हैं किस राज्य में है? ये आपके यूपी में है। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है। ये कहाँ, ये कितनी है? ये 48 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। क्वेश्चन अगर हम थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाल ही में किस राज्य की गॉन पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? देखिए, जीआई टैग आपको पता है कि कोई भी चीज कहाँ की फेमस है उस चीज के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जो गॉन पेंटिंग है ये कहाँ की? ये मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की। और यहाँ के सीएम कौन है? ये शिवराज सिंह चौहान, आपको भी पता है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। अब ये क्या है? गॉन पेंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपके, देखिए, गौंड प्रजाति के द्वारा ये बनाई जाती है। और मेन चीज़ है जो आर्टिस्ट है ये कहीं लुप्त ना हो जाए ये, क्योंकि देखिए अगर इसको बनाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये कला जो है ये समाप्त हो जाएगी। उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जीआई टैग दिया है ताकि इसकी इम्पोर्टेंस बने और वो लोग इस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम कर सकें। ठीक है, एंड से थोड़ा सा पहले ही मेरे को आपसे डिस्कस करना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं तो जरूर रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान 5.0 लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने किया है? जैसे नाम से ही पता है कि आपका है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मतलब नागरिक नहीं है, सॉरी। ठीक है, सही तो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो जनरल पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं, आईसीटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। कल उसका लास्ट पार्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। इसमें हमने किए हैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईसीटी से रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। एनईपी से रिलेटेड मैंने 1 शॉट वीडियो डाली है जिसमें मुझे नहीं लगता आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको ढंग से इत्मीनान से उसको एक वीडियो को देखिए और उसके बाद अपना दिमाग लगाइए, आपको कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। इतना ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मेरा प्रयास तो वही रहा है। एनसीएफ से रिलेटेड भी मैंने 1 शॉट वीडियो अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 2007-2023 से भी रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज दे दी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। हिंदी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और तैयारी कैसी करनी है। 2 दिन भी दे दोगे तो बहुत है। ठीक है,
उसके बदले मुझे क्या चाहिए आपसे, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक करने की तो बात कहने की बात है नहीं, ठीक है। इतनी मेहनत का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। देखिए, विच हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ई प्रोक्योरमेंट होता है जब आप ऑनलाइन खरीद वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कौन फर्स्ट रहा है? ये रहा है आपका त्रिपुरा। कौन सा रहा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? मनीष साहा है, आपको पता है, ठीक है। मैं सीएम बार बार क्यों बता रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बार बार जो चीज़ रिपीट होती रहेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन अगर हम 7 की बात करें, नरेंद्र मोदी ने लघु भारत की नींव निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी थी? तो ये रखी थी आपके पोर्ट मैरोस्बी में। कहां पर? पोर्ट मैरोस्बी में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये किसने किया? तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है कौन हुआ है? वो है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन अगर हम 9 की बात करें, ये है, भारत ने निम्नलिखित में से किस महीने में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी की है? अक्टूबर में की है। और कब की है? 14 अक्टूबर। अक्टूबर में की है। और कब की है? 14 अक्टूबर। क्वेश्चन अगर हम 10 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण दिसंबर महीने में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो किस स्थान पर किया जाएगा? ये कश्मीर में किया जाएगा। कश्मीर में। ये बार बार यहाँ पर चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि ये पूरी तरीके से इस पर कोई भी शक ना हो कि वो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों के समूह को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये कितने? 6 देशों को किया था। कितनों को किया था? 6 देशों का, जिसमें आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। अर्जेंटीना है, यूएई है आपका, और आपका है सऊदी अरब है, ईरान है, और आपका कौन सा है? इथोपिया है, और इजिप्ट है। हो गया। ज़्यादा आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हंगरी में की गई थी। कहाँ पर? हंगरी में, बुडापेस्ट में, जो बुडापेस्ट हंगरी में की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो जाहिर सी बात है, आपको देख के पता पड़ रहा है, रॉकेटरी, ठीक है। आप में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जिसने ये मूवी देखी है, ठीक है। और जो नहीं देखी वो एग्जाम क्लियर होने के बाद ज़रूर देखना, बहुत मज़ेदार मूवी, ठीक है। और ये किसके ऊपर फिल्म बनाई गई? नम्बी नारायण, इनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और ये मूवी का नाम आपको पता है, रॉकेटरी है इसका नाम, ठीक है। रॉकेटरी नाम है। जो नहीं देखी बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, खरोष्टी लिपि लिखी गई है, तो देखिए कहाँ से कहाँ लिखी जाती है। हिंदी कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, लेकिन जो खरोष्टी है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, मैंने इसका तस्वीर है इसलिए ली है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जो क्रांतिकारी है और मृत्यु का स्थान है, ठीक है, ये दोनों दिए गए हैं। देखिए, राजेंद्र लोहिड़ी, गाड़ा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर, और
अशफाउल्ला खान जो है ये फैजाबाद। देखिए ये तीनों काकोरी कांड से रिलेटेड हैं, संबंधित थे ये तीनों, और इनका मृत्यु का स्थान भी सही है। लेकिन उधम सिंह लाहौर, ये आपका जो आंसर है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। ठीक है, देखिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल के द्वारा ही हुआ था। भूमिज आंदोलन गंगा नारायण के थ्रू ही हुआ था। लेकिन अहोम जो विद्रोह है वो तीरथ सिंह के द्वारा नहीं हुआ, और ये हुआ था असम में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये असम में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भूमिज जो आंदोलन है, ठीक है, जो भूमिज आंदोलन है, आपको पता है किसी को भूमिज आंदोलन कहाँ हुआ था? तो भूमिज आंदोलन हुआ था आपका झारखंड में। ठीक है, भूमिज हुआ था, एक मिनट, ये झारखंड में हुआ था, पंजाब में हुआ था, और भूदान आंदोलन हुआ था आपका तेलंगाना में, और ये हुआ था आपका असम में। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मिनट मैं पेन चला रहा हूँ, चल क्यों नहीं रहा है, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है? तो ये किसके थ्रू है? ठीक है, ये है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम सभी को अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? देखिए वैसे ही क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का है। ठीक है, अनुलोम विवाह उसको कहते हैं जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम। ठीक है, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन जब निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी से विवाह करे तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। वैसे मैं इन सब चीजों में बिलीव करता नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन है तो है, क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? आप मुझे बताइए। एक माइक्रोन, सोचिए, देखिए मुझे पता है लाइव क्लास नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, सोच के बताइए मुझे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए ये आपको पता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहां से लेके आपका यहाँ पर, लेकिन उसका एक जो हिस्सा होता है ये होता है 1 mm, और 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा क्या है? इसमें पूछा 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं? तो ये कितना होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी कितना होगा? 0.001 mm। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ही इस टाइप से दिया है ताकि आप तस्वीर देख के भी, इमेज देख के भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पता पड़ जाए आपको, और अब याद भी रहेगा गलत भी होगा तो। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है एनईपी 2020 के तहत एफएलएन किस दृष्टिकोण पर आधारित है? पहली बात है एफएलएन होता क्या है? एफएलएन क्या होता है? ये होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, मैंने पहले की वीडियोस में भी बात की है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये हो गया। नहीं, किस पर आधारित है? ठीक के तहत एफएलएन किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये है ईएलपीएस, ये इस दृष्टिकोण पर आधारित है। आप पूछोगे कि सर ईएलपीएस क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन तो मैं, देखिए मैं तो यहाँ पर भी छोड़ सकता था, लेकिन मेरे पता है रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आपको रटने पर कम से कम जोर देने पर कोशिश करूँ। ठीक है, देखिए ई क्या है? ई स्टैंड फॉर, ई इज द एक्सपीरियंस फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बच्चों को एक्सपीरियंस हम देखें,
क्या है, इज फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो हम बच्चों को दिखाएंगे। एल क्या है, एल इज स्पोकन लैंग्वेज विद डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, ठीक है। पी क्या है, पी है इस पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, जो अपना एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करे। और सी क्या है, सी इज रिटर्न सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। ठीक, दोबारा देख लीजिए। ई इज फॉर एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, एल इज स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, पी इज पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, एंड एस इज रिटर्न सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात की गई है। दोबारा सुनो, एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात की गई है। सरकार का नाम क्या है? ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब मेन बात है सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या दिया है? तो ये नाम दिया है दीक्षा, नाम दिया इसको। क्या नाम दिया है? दीक्षा नाम दिया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस देश के, ठीक है, डेनियल मैकगाही, जो डेनियल मैकगाही है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये कहाँ की है? ये कनाडा की है। अब मैं जो बात करने वाला था वो यहीं पर करने वाला था। मैं एक वीडियो देख रहा था, कल परसों की बात है, उसमें एक जनाब टीचर हैं वो भी, और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ट्रांसजेंडर, वो बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ है, कि कैसे कैसे लोगों को खुली छूट दे रखी है, पता नहीं, कि आपको थोड़ी सी हिचक महसूस नहीं होती है, आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते जब ऐसे लोग आपके आसपास से निकलते। देखिए, हम जिस प्रोफेशन में हैं ये बात ध्यान रखना कि आप उस प्रोफेशन में हो कि आपकी एक गलती किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। आपकी एक गलती, आपकी एक सोच, आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ पर आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, और आपका जो लहजा है वो बता देगा बच्चे को कि आप उसके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में बिल्कुल 1% भी ऐसा है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ऊंचा तबका या निम्न तबका एक साथ पढ़े, नहीं, हर तरीके का बच्चा एक साथ पढ़ने का उसको अवसर मिले, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कौन बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, ये आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उसको टॉर्चर करें, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 90% जो इस टाइप के हैं उनको पढ़ने में वो स्कूल छोड़ देते हैं। किस वजह से? टीचर्स की वजह से, अपना पीयर ग्रुप की वजह से। अगर आप बच्चों को समझाएंगे कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपको भी पता है, आप इतना एजुकेटेड हो। ठीक है, मैं कोई भी भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो टीचर को होना चाहिए। अगर हम ही आगे बढ़ के, देखिए हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। कोशिश कीजिए आप एक ऐसे अध्यापक बने जो जब ये आपसे पढ़ के जाएं, जब भी मिले, वो जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर मिले, तो वो बोलें कि एक सर थे या एक मैम थी जिन्होंने मेरा एंड तक साथ दिया। ठीक है, अगर एक ज़िंदगी ऐसी बचा ली आपने तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा जाएंगे। ठीक है, माफ़ कीजिए टाइम लिया आपका, लेकिन ज़रूरी था मुझे लगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनईपी 2020 में कई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? ठीक है, तो जो नया स्ट्रक्चर है आया है वो आपको पता है, कौन से किस वर्ष तक का है? वो 3 से 18 वर्ष तक है। ठीक है, 3 से 18 वर्ष है। और इसमें वो क्या बनाया है? 5+3+3+4, ये आपको पता ही है। देखिए
3 साल आंगनवाड़ी के, फिर 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, उसके बाद 3 साल क्या है 3 to 5, उसके बाद 6 to 8 और उसके बाद 9 to 12 हो गया। यह 3 से 18 वर्ष। ध्यान रखना है इसमें कोई भी गड़बड़ मत करना भाई, दूर दूर तक कोई भी गड़बड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो ये रवि कन्नन ने जीता है। किन्होंने जीता? ये रवि कन्नन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एनईपी ने प्रस्तावित किया कि गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बचपन के विकास, देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान हासिल किया जाना चाहिए। इसके लिए समय सीमा कब तक दी गई है? ये दी गई है 2030 तक। ठीक है, कब तक दी गई है? 2030 तक दी गई है। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा जो है वो है तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुके बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? जाहिर सी बात है बाबर द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलाम बेगम के द्वारा, गुलाम बेगम। ठीक है, बादशाहनामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल हसन लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, हुमायूंनामा गुलाम बेगम के द्वारा, बादशाहनामा अबुल ठीक है हसन लाहौरी के द्वारा, और तुजुके बाबरी ये ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर द्वारा लिखी गई। ध्यान रखना, मैंने बता दिया, देख लीजिए। ठीक है, अब मत कहना कि नहीं बताया था। 27 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है, देखिए ये उनकी पुस्तक है और ये उनकी खुद की फोटो है। ठीक है, ये है राधिका अयंगर। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ोटो इसलिए देता हूँ ताकि आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करें और वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, समझने में भी आसानी हो और लंबे समय तक याद भी रहे। उसके लिए मेरा एफर्ट ज़्यादा लग जाता है, वो बात अलग है। उसके बदले क्या करना है आपको? सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना। देख लीजिए। ठीक है, देखिए एक्सोबायोलॉजी का एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे? देखिए, जब अर्थ से हट के कहीं भी हमें जीवन मिलने की संभावना होती है, उस चीज़ को देखने के लिए ये क्या है? वो है, उसको क्या लेते हैं? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इज द साइंस विच इज रिलेटेड टू विद लाइफ ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? वो कोको गोफ विजेता ने। ठीक है, कोको गोफ ने। ये कोको गोफ है और ये कहाँ की है? ये यूएसए की टेनिस प्लेयर है, यूएसए की। ठीक है, उसके बाद आज मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, देखिए एनईपी 2020 का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा का तक समान पहुंच प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। और इस वर्ष तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। कब तक कर लिया जाएगा? ये 2040 तक किया जाएगा। कब तक? 2040 तक किया जाएगा। आप मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।